जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस करेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो मगध था, मगध के ऊपर टोटल 7 राजवंशों ने शासन किया था। इससे पहले हम 4 बिल्कुल कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के अंदर। पहला हर्यक वंश था, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश और फिर था मौर्य वंश। ये चारों हमने बिल्कुल कहानी की तरह पढ़े हैं, बिल्कुल डिटेल में। इससे पहले आप वो वीडियो जरूर देखिए ताकि एक सीक्वेंस बनी रहे और अच्छे तरीके से हिस्ट्री को पढ़ पाओ आप। क्योंकि अगर बीच बीच में से पढ़ोगे तो कुछ याद रहने वाला नहीं है। एक सीक्वेंस के अंदर चलोगे, बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल वे में मतलब कि स्टार्टिंग में क्या हो, फिर उसके बाद उसी तरीके से अगर एक एक टॉपिक आप पढ़ोगे तो ज्यादा लंबे समय तक आपको याद रहेगा और पढ़ने में आपको आसानी भी होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, मौर्य वंश के बाद क्या हुआ था। तो मौर्य वंश के बाद 3 और वंश आए थे जिन्होंने मगध के ऊपर शासन किया था। शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। इससे पहले हमने लास्ट में आपको बताया था कि जो मौर्य वंश थे उसका लास्ट राजा, अंतिम शासक था बृहदर्थ। तो बृहदर्थ की हत्या किसने कर दी थी? बृहदर्थ की हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने। ये हमने डिस्कस किया था। अब उससे आगे हम पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा शुंग वंश से। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से जो जो टॉपिक कवर करवाए हैं, हर एक टॉपिक की विद क्वेश्चन पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य का अंत होने के बाद अब मगध की राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न होने लगी। देखिए दोस्तों, कोई भी इरा हो, कोई भी टाइम पीरियड हो, किसी का भी शासन चल रहा हो, वो कभी ना कभी तो एंड होना ही है। उस टाइम पे भी ऐसा ही हुआ। मौर्य साम्राज्य ने बहुत मौर्य वंश ने काफी टाइम तक राज किया मगध के ऊपर। लेकिन फिर जो उनके शासक थे वो उतने योग्य नहीं थे जो पहले वाले शासक थे उनकी तुलना में। फिर क्या हुआ, भारत के पश्चिमी घाट पर अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके अनेक स्थानों पर अलग अलग राज्य की स्थापना कर दी। देखिए, जैसे भारत का मैप मान लो, यहाँ पे हमारा मगध होता था। ये हमारा कौन सा एरिया है? पश्चिम का एरिया है। इस साइड से काफी आक्रमण हुए उस टाइम पे, तो उन्होंने अलग अलग राज्य की स्थापना कर दी आक्रमणकारियों ने। किसने यहाँ पे राज्य बना लिया, किसने यहाँ पे राज्य बना लिया, इस तरीके से। दक्षिण भारत में भी कई सामंतों ने अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा की। ठीक है, ये दक्षिण भारत था। यहाँ पे भी अलग अलग छोटे छोटे राज्य उभर कर आए थे, इन्होंने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी थी। इस प्रकार पूरा का पूरा जो मगध साम्राज्य था वो पहले जैसा नहीं रहा और वो सारा का सारा बिखर गया था। हमने पहले ही बताया कि जो बृहदर्थ थे उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दी थी और एक नए वंश जिसका नाम था शुंग वंश, उसकी स्थापना की। चलिए दोस्तों, शुंग वंश के बारे में पढ़ते हैं। इसके संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। वह मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदर्थ का सेनापति था, जो हमने डिस्कस किया। उनकी हत्या करके वो उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। यह प्रथम ब्राह्मण राजवंश था। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी बार पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है कि पहला ब्राह्मण वंश कौन था? वो था शुंग वंश, जिसने मगध पर पहली बार प्रशासन किया। इसने अपनी राजधानी विदिशा, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, उसको बनाया। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। राजधानी क्या थी? विदिशा। बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही कहा गया है। बौद्ध द्रोही का मतलब जिसको बुद्धों से नफरत थी। इन्होंने काफी सारे बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवा दिया था और काफी जो बौद्ध लोग थे उनकी हत्या भी इसने करवाई थी स्टार्टिंग के अंदर। और इतिहासकारों का मानना है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में, जब वो बूढ़ा हो गया था, तब उसने बौद्ध धर्म की महानता को समझा और उसने बाद में कई स्तूपों का पुनर्निर्माण भी करवाया। तो इसको भी बाद में ही समझ आया कि मैंने गलत किया पहले, तो इन्होंने फिर बाद में थोड़ा ठीक करने की कोशिश की। जो उन्होंने तुड़वाया फुड़वाया था उनको ठीक करवाने की कोशिश की, जिसमें से मध्य प्रदेश का भरहुत स्तूप है एक उसका पुनर्निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने करवाया, जो कि पहले लकड़ी का बना हुआ था, इसने इसको पत्थर का बनवाया। आगे है दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने अपने टाइम में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ वही राजा करवाता था उस टाइम पे जिसको अपने आप पे भरोसा होता था कि हाँ, मुझसे ज्यादा अच्छा कोई शासक नहीं है। इसमें होता क्या था कि एक यज्ञ करवा के घोड़े के माथे के ऊपर एक तिलक लगाकर उसके पीछे सेना छोड़ दी जाती थी। उसके घोड़े के माथे के ऊपर एक राजपत्र भी लिखा होता था। तो वो सेना घोड़े के पीछे पीछे जाती थी और जहां जहां वो घोड़ा जाता था उस एरिया के ऊपर उस राजा का अधिकार हो जाता था, अगर किसी ने वहां पे विरोध नहीं किया तो। अगर कोई ये मानता कि नहीं, ये धरती मेरी है, मैं इसे उस राजा को नहीं दूंगा जिसने वो घोड़ा छोड़ा है, तो उस राजा को अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा के साथ युद्ध करना होता था। तो दोस्तों देखिए, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे इन्होंने। तो ये अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर, बहुत ज्यादा शक्तिशाली मानता था। इनको खुद के ऊपर विश्वास था
इसके पुरोहित पतंजलि थे, जिनकी देखरेख में ये यज्ञ हुए थे। इसके समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई थी। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि महाभाष्य किसकी रचना है। ये पतंजलि की रचना है। पाणिनि एक ये भी कवि थे। इन्होंने अष्टाध्यायी लिखी थी। ये भी इसी के काल में लिखी गई थी, पुष्यमित्र शुंग के काल में। मनु ने मनुस्मृति लिखी, जिनको मतलब प्राचीन काल में कानून निर्माता बोला गया था। सबसे पहले इन्होंने ही कानून बनाए थे। इसके समय 2 यवन आक्रमण हुए, यूनानियों के आक्रमण हुए 2। दोनों ही आक्रमणों में क्या हुआ, पुष्यमित्र शुंग की जीत हुई। पहले आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था, डिमेट्रियोस ने किया था। नाम याद रखना दोस्तों, डिमेट्रियोस। दूसरा आक्रमण किसने किया, मिनांडर। ठीक है, दोनों ने बारी बारी से आक्रमण किया था इनके ऊपर, लेकिन दोनों बार ये दोनों ही हार गए थे। मिनांडर ने बौद्ध भिक्षु नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। किससे ली थी, नागसेन से। और फिर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था मिनांडर ने। पुष्यमित्र शुंग ने कलिंग नरेश खारवेल के साथ भी युद्ध किया, लेकिन खारवेल ने इसे पराजित कर दिया था। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद इसका पुत्र अग्निमित्र ये इसका उत्तराधिकारी बना। कालिदास की एक रचना है दोस्तों, काफी बार पूछी गई है, मलविका अग्निमित्रम। नाम याद रखना, मलविका अग्निमित्रम में विदिशा राजा अग्निमित्र और मालवा देश की राजकुमारी मालविका की लव स्टोरी के बारे में लिखा गया है। ये पुस्तक केवल इन दोनों की लव स्टोरी के ऊपर बेस है। कौन सी पुस्तक है, मलविका अग्निमित्रम। मलविका वो क्या थी, मालवा देश की राजकुमारी थी। और अग्निमित्र कौन थे, ये पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी थे। ये इस वंश के अंतिम शासक कौन थे, देवभूति। और देवभूति की हत्या उनके मंत्री वासुदेव ने करके क्या किया, एक नए वंश जिसका नाम था कण्व वंश की स्थापना कर दी। ठीक, तो दोस्तों हमने शुंग वंश के बारे में सारा पढ़ा। मेन चीजें हमने पढ़ ली कि पुष्यमित्र शुंग थे। ये सब पहले क्या थे, बौद्ध द्रोही थे। फिर बाद में इन्होंने बौद्ध स्तूपों को मतलब पुनर्निर्माण भी उनका करवाया। इसके बाद और क्या पढ़ा हमने, अश्वमेध यज्ञ के बारे में पढ़ा। इनके पुरोहित पतंजलि थे। जातक ग्रंथ लिखे गए, महाभाष्य लिखा गया। ठीक है, तो सारा हमने कंप्लीट क्या पढ़ा, शुंग वंश के बारे में पढ़ा। 2 यूनानी आक्रमण हुए थे। उसके बाद इनके उत्तराधिकारी कौन बने थे, ये अग्निमित्र बने थे। अग्निमित्र और मालविका के ऊपर जो लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड एक बुक है, वो किसने लिखी थी, वो कालिदास ने लिखी थी, जिसका नाम मालविका अग्निमित्रम था। और इस वंश के अंतिम शासक कौन थे, देवभूति, जिनकी हत्या इनके मंत्री वासुदेव ने करके एक कण्व वंश यानी नए वंश की स्थापना कर दी थी। अब कण्व वंश के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे वासुदेव। ठीक है, इन्होंने अंतिम शासक जो देवभूति था उनकी हत्या करके इस वंश की स्थापना की थी। इस वंश के अंतिम शासक थे सुशर्मा। इस वंश के बारे में दोस्तों ज्यादा कुछ डिटेल में हमें पढ़ना नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इसके शासक, पहले शासक कौन थे, वासुदेव, और अंतिम थे सुशर्मा, ये याद रखिए। और इनकी हत्या भी इनके मंत्री सिमुक ने कर दी थी। और उसके बाद सिमुक ने क्या किया, एक नए वंश सातवाहन वंश की स्थापना की। तो हमें यहाँ से पता चला कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, वो थे सिमुक। ठीक है, चलिए सातवाहन वंश के बारे में देख लेते हैं। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। प्रारंभ में यह वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। ठीक है, लेकिन शक राजाओं के आक्रमणों की वजह से ये बार बार उनको परेशान करते थे। इन्होंने उनको महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया और सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा। इसीलिए इसको आंध्र सातवाहन वंश भी बोलते हैं। बाद में आंध्र प्रदेश में आ गए थे। सातवाहन की राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान, जो महाराष्ट्र के अंदर पड़ती थी। सिमुक की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कृष्णा शासक बना और कृष्णा के बाद उसका पुत्र सातकर्णी प्रथम शासक बना। ठीक है, याद हुआ किसने स्थापना की थी, सिमुक ने की थी सातवाहन वंश की स्थापना। अब सातकर्णी प्रथम के बारे में देखते हैं। यह सातवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था। सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका का एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है नाना घाट। नाना घाट किसका अभिलेख है दोस्तों, नागनिका का अभिलेख है। और नागनिका कौन थी, सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी। इसमें सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है, जो नानाघाट अभिलेख था। इसमें मतलब सातकर्णी प्रथम को महान विजेता व महान शासक बताया गया है। नानाघाट अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि सातकर्णी ने यज्ञ के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को मुद्रा के स्थान पर यानी पैसों के स्थान पर भूमि दान देना शुरू किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि कौन से अभिलेख में ये पता चला है कि सातकर्णी ने यज्ञ के उपलक्ष्य में मुद्रा के स्थान पर भूमि देना शुरू किया था, किसको, ब्राह्मणों को। ये नानाघाट अभिलेख में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगले इसके शासक है, उनका नाम था हाल। सातवाहन वंश में हाल भी एक महान शासक था। यह एक बड़ा कवि था। यह पूछा जाता है कि सातवाहन वंश में कवि कौन सा राजा था, ये थे हाल, तथा कवियों एवं विद्वानों का आश्रयदाता भी था।
हाल ने गाथा सप्तशती, ये काव्य है, इसकी रचना की थी। नाम क्या है? गाथा सप्तशती। ठीक है, किसने रचना की थी? हाल ने। इसकी भाषा कौन सी थी? प्रकृति इसकी भाषा थी जो इन्होंने रचना की थी। इसके बाद दोस्तों अगले शासक आते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस वंश के सबसे ताकतवर, सबसे सूरवीर शासकों में से आते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो सातवाहन वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसके समय नासिक के शक शासक एक थे नहपान। नहपान ने इस पर आक्रमण किया, लेकिन गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इसे पराजित कर दिया। एक जगह है दोस्तों जोगल थम्बी, जो कि नासिक के अंदर पड़ती है। यहाँ से लगभग 8,000 सिक्के प्राप्त हुए चांदी के, जिसमें एक तरफ नहपान, दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी को दिखाया गया है। एक तरफ दोस्तों नहपान को दिखाया गया है मतलब सिर झुकाए हुए, दूसरी तरफ सातकर्णी को दिखाया गया तलवार उठाए हुए। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया था। नाम याद रखना, नहपान। उसके बाद आते हैं दोस्तों यज्ञश्री सातकर्णी। यह इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। क्या नाम था? यज्ञश्री सातकर्णी। इसने शकों के विजित क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया था। जो पहले मतलब शकों ने वो महाराष्ट्र वाले एरिया को जीता था ना, तो उस पर इन्होंने क्या कर दिया था? पुनः अधिकार कर लिया था। यह व्यापार एवं जल यात्रा का प्रेमी था। कैसे पता चलता है? इनके सिक्कों से। इनके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए हैं और इनकी जल यात्रा एवं व्यापार का पता यहीं से चलता है। इनके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं गुजरात से प्राप्त हुए हैं। किसके? यज्ञश्री सातकर्णी के। यज्ञश्री की मृत्यु के बाद सातवाहनों का साम्राज्य विभाजित हो गया, जिसका मुख्य कारण क्या था? विद्रोह एवं केंद्रीय शासन की दुर्बलता। कई कारण होते हैं दोस्तों किसी भी वंश के खत्म होने के। वहां पे विद्रोह हो जाते हैं, या फिर जो शासक होते हैं वो इतने योग्य नहीं होते, उनकी प्लानिंग इतनी अच्छी नहीं होती, लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर नहीं बचती फिर। ठीक है, तो इसी तरीके से सातवाहन वंश भी विभाजित हो गया। अब देखते हैं दोस्तों सातवाहन वंश के शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के। इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे, फिर तांबे के सिक्के जारी किए थे, और एक पोटीन जो कि घटिया चांदी के सिक्के बने होते थे, इनको बोलते थे पोटीन। ठीक है, ये पूछा गया है कि पोटीन क्या होते थे? वो होते थे घटिया चांदी के सिक्के जो सातवाहन वंश के शासकों ने जारी किए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों शीशे के सिक्के। शीशे के सिक्के पहली बार सातवाहन वंश के शासकों ने ही स्टार्ट किया था। ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद रखना। शीशे के सिक्के। सातवाहन समाज क्या था? मातृसत्तात्मक था। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ के जो शासक थे वो अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाते थे, जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी, गौतमी उनकी माता का नाम था। ठीक है, तो माता का नाम लिखा जाता था अपने नाम से पहले, लेकिन राजा जो होते थे वो पुरुष ही होते थे। तो दोस्तों हमने आज 3 वंशों के बारे में पढ़ा। कौन कौन से वंश? हमने पढ़ा शुंग वंश के बारे में, फिर हमने पढ़ा कण्व वंश के बारे में, और हमने पढ़ा सातवाहन वंश के बारे में। ठीक है, ये हमने टोटल दोस्तों सातों के सातों वंश पढ़ लिए हैं जिन्होंने मगध के ऊपर क्या किया था? शासन किया था। तो कंप्लीट डिटेल में हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है। अब डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक, जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दिया गया है, वहां पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हो। नोट्स बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना और कमेंट में बताना कि आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।